Good morning, everyone. In the last video, we have seen about the preparation, especially the Gutterman and Sandmeyer reaction, two name reactions. And in this video, we are going to discuss about the physical property of the haloalkanes and haloalines. जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की तो मेनली चार प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन, द कलर. The second one is the odor, that is the smell. The third one, boiling point and melting point, and last one is the solubility. इन चार प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, CX बॉन्ड नेचर. So when you will talk about the CX bond nature, we are just trying to talk about the polar, non-polar nature, and if that is polar or non-polar, then what type of polar or non-polar that is. So when you will see the nature of carbon or electronegative element, a non-metal, and what's about the halogen, again a non-metal. लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, द हैलोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन. कार्बन से हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. और अगर ऐसा है तो क्या होगा, the electron will move from carbon to halogen through the inductive effect. और अगर कार्बन से हैलोजन की तरफ ये जा रहा है, it will be partially negatively charged and it will be partially positively charged. अब ये तो हो गया इनका चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो द कंपाउंड, द बॉन्ड इज पोलर बाय द नेचर. लेकिन किस तरह की पोलैरिटी है, एक वीक पोलर नेचर है. पोलैरिटी तो है लेकिन पोलैरिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है. कैसे पता? बिकॉज बोथ द सिस्टम्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ द सिस्टम्स आर द नॉन मेटल्स. कार्बन इज अ नॉन मेटल, हैलोजन इज आल्सो अ नॉन मेटल. तो इसके पास तो स्ट्रांग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन है. इसके पास कोई टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हैलोजन की तरफ जरूर हो जाता है, पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन भी जरूर हो जाता है, बट द नेचर ऑफ पोलैरिटी इज वेरी वीक, दैट इज अ वीकली पोलर बॉन्ड. अब अगर ये वीकली पोलर बॉन्ड है तो हम इसकी प्रॉपर्टी को इसी के बेसिस पे डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कलर से. और जब आप कलर की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हाट इज कलर एंड व्हाई अ सिस्टम शो द कलर. आपको मालूम है कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है. माइक्रोवेव, फिर लॉन्ग वेव, फिर उसके बाद ऑडियो या फिर कह सकते हैं ऑडियो मॉड्यूलेटेड वेव्स. उसके बाद है आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, और भी कई तरह के, एक्सरे है, गामा रे है, कई तरह के हैं. उसी में अगर आपने देखा होगा जो पूरा प्लॉट था, एक जरा सा बीच में जोन था जिसमें कलर्स बने हुए थे. ओनली दैट जोन इज कॉल्ड द विजिबल लाइट जोन. और इस विजिबल लाइट में भी 7 कलर थे जिसे आप लोग जानते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये 7 कलर्स होते हैं. अब अगर इसके अलावा 2 प्राइमरी कलर्स होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक. अब यहां पे मान लेते हैं ये बोर्ड व्हाइट है, वैसे तो है नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं दीवार जो है ये व्हाइट है. अब इस दीवार पे लाइट पड़ती है और लाइट स्ट्राइक करके मेरी आंखों तक आती है, आपकी आंखों तक जाती है. व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, कहां से आया, इन 7 कलर्स में तो है नहीं. एक्चुअली ये दीवार लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, और एब्जॉर्ब ना करने की वजह से क्या हो रहा है, जितनी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उतनी हमारी आंखों में आ रही है. यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सब की सब लाइट हमारी आंखों तक आ जा रही है. एंड दिस कंपोजिशन ऑफ द विबग्योर, द मिक्सचर ऑफ द विबग्योर इज कंसिडर्ड एज ए व्हाइट. तो जो लाइट पड़े वो हमारी आंखों तक आ जाए, देन दैट इज व्हाइट. और अगर 100% लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, कोई लाइट हमारे यहां तक आए ही ना, देन दैट इज डार्क, देन दैट इज ब्लैक. तो कलर कब होगा, जब लाइट ने इसके ऊपर स्ट्राइक किया और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हुआ और सारी चीजें यहीं पे एब्जॉर्ब हो गई, देन इट विल बी ग्रीन. और व्हाट एवर द कलर इज रिफ्लेक्टेड, यानी कि कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. अब यहां पे एब्जॉर्ब कब करेगा, कोई सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब कैसे करेगा,
तब करेगा जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए प्राइमरी फैक्टर क्या है? एक्साइट होने के लिए स्पेस होना चाहिए। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2 वैलेंस शेल। और एक्साइट होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाता है, तो ये कंडीशन है 2s1 एंड 2p3। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। नॉर्मली हाइड्रोकार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे सब में एक एक बॉन्ड के लिए एक एक पेयर आ गए, तो ये सब के सब भर गए 2s और 2p। ऑक्टेट कंप्लीट है। आपको भी मालूम है कि कार्बन के कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब क्या ये एक्साइट हो सकते हैं? एक्साइट होने के लिए फ्री स्पेस चाहिए, और फ्री स्पेस तब होगा जब इसके पास डी सबसेल हो। कार्बन का वैलेंस सेल सेकंड सेल होता है, और सेकंड सेल में सिर्फ यस और पी सबसेल होता है, यानी डी सबसेल तो है ही नहीं। अगर डी सबसेल नहीं है तो क्या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। और अगर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल, दैट मीन द कार्बन इज नॉट कैपेबल टू शो द कलर। हेलोइल्किन में कार्बन के अलावा भी बहुत सारी एटम्स हैं, स्पेशली हाइड्रोजन है और हेलोजन है, उनमें कार्बन कलर शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नाइदर द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ यह सबसे ही है, वो भी बॉन्ड बनने के बाद पूरी तरह से भरा रहता है, डिप्लेट कंप्लीट होता है, बचा आपका हेलोजन। सिर्फ हेलोजन ही ऐसा एलिमेंट है जहां पे एक्साइटेशन हो सकता है, वो भी किसके केस में? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। फ्लोरीन में भी डी सबसेल नहीं होता। सो द हेलोइल्केन्स आर जनरली कलरलेस, बट इफ देयर एनी कलर, द कलर विल बी फेडेड। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि फेडेड ब्राउन कलर के होते हैं, कैमल ब्राउन कलर के होते हैं, तो क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपाउंड तो है नहीं, तो आप इसके लिए स्पेसिफिक कलर भी नहीं बता सकते। सो यू कैन सी द कलर इज फेडेड। आई एम राइटिंग फेडेड ब्राउन। नाउ द नेक्स्ट वन, द स्मेल, द ओडर। अब स्मेल के लिए अगर हम कहें तो केमिस्ट्री बहुत कुछ बताता नहीं है कि व्हाट इज द स्मेल ऑफ एनी ऑफ द स्पीसीज। अब स्मेल को, क्यों किसी चीज की स्मेल अच्छी होती है, क्यों किसी चीज की स्मेल बुरी होती है, वो भी बताना बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की बस की बात नहीं है, ये बायोलॉजी का हिस्सा है। अगर हम एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दें तो हम कहते हैं व्हाट एवर इज गुड फॉर आवर हेल्थ दैट हैव द गुड स्मेल, एंड व्हाट एवर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ दैट हैव द पुअर स्मेल, एंड दैट डिपेंड्स person to person, that vary person to person, amount to amount. For example, परफ्यूम एक प्लीजेंट सब्सटेंस होता है, एक प्लीजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस। परफ्यूम इसीलिए लगाया जाता है कि अच्छी स्मेल आए। लेकिन अगर परफ्यूम का कंटेंट ज्यादा हो जाए, कुछ लोग परफ्यूम काफी ज्यादा लगाते हैं, देख लेते हैं प्रचार में कि मार इधर सीधर लगाना है तो पूरा लगा के बैठ जाते हैं। अब ऐसे लोगों के साथ अगर आप चल रहे हो लिफ्ट में, आई मीन किसी छोटे से रूम में, तो क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ स्मेल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सफोकेशन होने लगता है। एक अच्छी स्मेल आपको क्या लग रही है, अब बुरी लगने लगी। तो यहां पे स्मेल के बारे में बहुत कुछ कहना यहां पे पॉसिबल नहीं है। जो चीजें आपके हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो अच्छी हैं, अदरवाइज बुरी हैं। अगर हम देखें हमारी कॉलोनी में डीडीटी का छिड़काव होता है, तो उसमें डीडीटी से ज्यादा केरोसिन की स्मेल आती है। जो फॉगिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं। अब वो फॉगिंग में जो स्मेल आती है उससे नॉर्मली बहुत सारे लोग उस फॉग से दूर भागने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बहुत गंदी स्मेल आती है, और कुछ बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हैं, बहुत अच्छी स्मेल आती है। सेम स्मेल है, सेम सब्सटेंस है, दो लोगों को अलग अलग तरह का लग रहा है। तो ये तो आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वैसे बुक में लिखा हुआ है कि इट हैव अ प्लीजेंट स्मेल, तो हम भी लिख देते हैं प्लीजेंट स्मेल। इसके बारे में ज्यादा कुछ समझाना मेरे बस की बात नहीं है, और ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है। बचा आपका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाउ विल यू डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, वेदर इट इज लो और हाई? वी ऑलवेज डिस्कस द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। If the intermolecular attraction force is strong, the boiling and melting point will be high. And if the intermolecular attraction force is weak, the boiling and melting point will be low. अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही हमने CX बॉन्ड नेचर देखा, और CX बॉन्ड नेचर में कार्बन हेलोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी देखे, यानी ये पोलर हैं।
और अगर पोलर है तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स. सो दे हैव द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स. सो दे हैव द हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये डाइपोल बहुत वीक है, जो चार्ज जनरेशन हो रहा है वो बहुत लो हो रहा है, और ऐसा होने की वजह से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करें अल्कोहल से, आप कंपेयर करें एल्डिहाइड से, आप कंपेयर करें कीटोन से, दैट इज नॉट मोर देन दीज ऑफ द सब्सटेंसेज. सो दे हैव हाई या हायर देन हाइड्रोकार्बन्स. यहां पे हाइड्रोकार्बन से हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है. नाउ सॉल्युबिलिटी. जब आप चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो आपको कहा गया था द सेम और द लाइक लव्स लाइक. जैसा सॉल्यूट होगा वैसे ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा. पोलर सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट. सो हियर इट इज अ पोलर सॉल्यूट. And when we are talking about the solubility, we are talking about the solubility in water. तो डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये डिजॉल्व होता नहीं है. इट इज इनसॉल्युबल विथ वाटर. लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी तक तो हम यही कह रहे हैं, अगर पोलर होगा तो पोलर के साथ डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा. और श्योरली ये पोलर है, दूर से दिखाई दे रहा है. इसी बात को मैं इतनी देर से एक्सप्लेन भी कर रहा हूं. एंड इफ इट इज पोलर देन व्हाई इट इज नॉट कैपेबल टू डिजॉल्व इन द वाटर. अब यहां पे जानिए सिंपल सा तरीका क्या होता है डिजॉल्वेशन का. कार्बन हेलोजन या फिर हेलो एल्केन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज लगते हैं, मैं इसे यहां पे शो करने की कोशिश कर रहा हूं. दिस इज द कार्बन, CX लिख दे रहे हैं, पूरा CH3X या कोई ऐसा कंपाउंड नहीं लिख रहे हैं. और ये फिर से अगला है, फिर से दो ही दिखाते हैं. इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है. लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो ये है आपका HOH, और इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पहले से मालूम है. सो व्हेन द कार्बन हेलोजन intermolecular attraction force or haloalkane intermolecular attraction force breaks, which is a weak attraction force, it generates the small amount of energy, and that small amount of energy is not capable to break the hydrogen bonding of water. इससे निकलने वाली एनर्जी इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर को तोड़ सके. और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर टूटेगा नहीं तो सॉल्युबिलिटी कैसे आएगी? एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं. कभी कभार आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है ना. जब ओरिएंटेशन में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? बैठे हुए हैं सब लोग, तो आप लोग भी अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, अपना एक ग्रुप बना लिया. पहला ओरिएंटेशन करने के लिए जो सोर्स पर्सन आता है, रिसोर्स पर्सन आता है, वो क्या करता है? सबको एक एक नंबर दे देता है, या कभी कुछ नाम दे देता है. कह देता है यू आर द नंबर 1, सेकंड, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. सबको अपना अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. आपने भी नंबर गिन लिया फटाक से, मैं 1 हूं, मैं 2 हूं, मैं 3 हूं. अब अगला वो क्या करता है? कहता है 1 नंबर वाले सब एक जगह आ जाएं, 2 नंबर वाले 2 जगह आ जाएं, 3 नंबर वाले तीसरी जगह और 4 नंबर वाले चौथी जगह. किया क्या उसने? रियल में उसने आपका जो ग्रुप था 4 लोगों का, उसे ब्रेक कर दिया और चारों को 4 जगह पे भेज दिया. बगैर आपके समझे. अब यहां पे अगर इससे फर्क क्या पड़ा, क्यों ऐसा करते हैं? अब अगर हम 4 दोस्त हैं तो बैठेंगे तो हम आपस में ही बात करते रहेंगे, किसी और से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम 4 अगर दोस्त हैं तो हमें एक दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट है, दूसरों में हमें क्या इंटरेस्ट, तो हम किसी और से इंटरेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर हमारा ग्रुप तोड़ दिया गया और मुझे एक नए आदमी के साथ बैठा दिया गया जिसको मैंने जिंदगी में कभी उससे बात नहीं की, और पूरे दिन के लिए उसके साथ बैठा हुआ हूं या 4-6 घंटे के लिए बैठा हूं, तो बात करूंगा ना. जब अपना ग्रुप टूटा तब ना मैंने दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, तब ना मैं उसके साथ मिसेबल हुआ. हो सकता है वो अच्छा इंसान हो सकता है उससे अच्छी सी दोस्ती हो जाए. तो इन दोस्ती या फिर इंटरेक्शन कब बढ़ेगा? जब अपना ग्रुप तोड़ के किसी और में जाओगे तब.
यानी जब ये दोनों आपस में ब्रेक करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, तो क्या होगा, इनका रीअरेंजमेंट होगा. दैट रीअरेंजमेंट इज एक्चुअली द मिक्सिंग. और जब मिक्सिंग होगा तभी तो सॉल्युबिलिटी होगी. सो बिकॉज ऑफ द वीक पोलैरिटी ऑफ द हेलोएल्केन्स, they does not generate enough energy to break the hydrogen bonding of water, and that is the reason why haloalkanes are polar even though immiscible with water. तो जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो लिखा जाता है haloalkanes are polar even though they are immiscible with water. Why? तो अगर आप पूरा लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम शॉर्टकट में लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू वीक पोलैरिटी ऑफ द haloalkanes they are immiscible with water. बेटर होगा कि आप थोड़ा और ज्यादा लिखिए. बिकॉज ऑफ द वीक पोलैरिटी ऑफ हेलोएल्केन, व्हेन देयर इंटरेक्शन फोर्सेस ब्रेक्स, दे डज नॉट जनरेट एनफ एनर्जी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर, एंड बिकॉज ऑफ द रीजन हेलोएल्केन्स आर इमिसिबल विथ वाटर. सो दीज वे आर द 4 डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलोएल्केन्स. यहां पे हमें नॉर्मली बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे ही क्वेश्चन आता है. अब यहां पे बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं. क्या बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंडेंट होती है? ये तो एक जनरलाइज था. अगर आपका हेलोएल्केन ही है, कई सारे हेलोएल्केन हैं, तो आप लिख सकते हैं द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. अगर एक कंपेयर करें तो क्लोरोमीथेन से क्लोरोइथेन का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या फिर जितना मॉलिक्यूलर मास हो. तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. एक और चीज, अगर ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Br, कंपाउंड को बोलते हैं 1-ब्रोमोब्यूटेन, और एक प्राइमरी कंपाउंड है, यानी जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है. ये है दूसरा कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3, और ये सेकेंडरी कंपाउंड है. जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी 2 बीटा कार्बन है. तो ये है आपका प्राइमरी, ये है आपका सेकेंडरी. और ये है तीसरा कंपाउंड CH3 एंड CH3. और आप देख रहे हैं जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, सो इट इज अ टर्शियरी कंपाउंड. एक और खासियत है इन 3 कंपाउंड्स में, तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H9Br. यानी तीनों क्या हैं, आइसोमर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आइसोमर्स. अब इन 3 कंपाउंड्स में देखिए, तीनों में हेलोजन सेम लगे हुए हैं, ब्रोमीन, यानी कार्बन ब्रोमीन के बीच में होने वाली पोलैरिटी सेम आने वाली है. तीनों के मॉलिक्यूलर मास भी सेम है. देन विच वन हैव द हायर एंड विच वन हैव द लोअर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन एल्कीन पढ़ाते समय ये आपको पढ़ाया गया था, या एल्कीन एल्काइन में भी ये पढ़ाया गया था. अब यहां देखिए, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, है टर्शियरी. दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दीज 3. और हम कहते हैं द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द टर्शियरी ड्यू टू अरेंजमेंट. अब ये अरेंजमेंट क्या हुआ? अब यहां देखिए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पीछे यूं लगे हुए हैं. अगर हम इसको सेंटर माने, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, बल्कि है तो इसी को सेंटर मान लेते हैं. तो अगर इसको सेंटर मान के हम इसको रोटेशन दिखाएं, ये कैसा होगा, एक बड़े से मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा. मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम हो जाएगा. और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो आपने पढ़ा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा. सो मॉलिक्यूलर, जो प्राइमरी मॉलिक्यूल्स हैं उनके साइज बल्कि अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से उनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. अब इसका देखें, ये देखें रिस्पेक्टिवली छोटा, और यहां भी इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें कि और छोटा है. सो ऑलवेज द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कंपाउंड. जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतना बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिग्री के साथ बढ़ता जाता है.
एक और एग्जांपल देखते हैं, बोर्ड में कई बार पूछ चुका है इसलिए इसका भी देखना जरूरी है। और ये है आपका डाइक्लोरोबेंजीन, ये, और हमने देखा है, लिया है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन पूछता है व्हाई द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग, मेल्टिंग, हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर आइसोमर्स। अदर आइसोमर्स क्या है? मेटा आइसोमर और आर्थो आइसोमर। तो एक आइसोमर तो ये है मेटा आइसोमर और एक आइसोमर ये है, दैट इज द आर्थो आइसोमर। कह रहा है इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है? होता ये है कि जब ये एक दूसरे, सॉरी सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नहीं, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? होता ये है कि जब ये क्रिस्टल में बैठते हैं तो अपने सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही रहा है, प्लेनर बेंजीन है जिसके ऊपर और नीचे क्लोरीन लगा है, तो सिमेट्री तो पूरी तरह से डेवलप है। इस सिमेट्रिकल नेचर की वजह से ये एक दूसरे के साथ प्रॉपरली फिट हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं और क्रिस्टल फिट कंपाउंड। क्रिस्टल में प्रॉपरली फिट हो जाने की वजह से क्रिस्टल फिट कंपाउंड बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल फिट नेचर ऑफ द डाइक्लोरो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दे हैव द हायर बॉइलिंग एंड सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, बार बार आ जा रहा है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल फिट नेचर, बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल नेचर, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां देखिए इसमें कोई सिमेट्री नहीं आ रही, यहां देखिए इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं आ रही, एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे भी एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहां पे सिमेट्री ना होने की वजह से ये क्रिस्टल में जाकर प्रॉपरली फिट नहीं बैठ सकते। आप लोगों ने देखा होगा टेंट हाउस वाले चेयर्स होते हैं ना, उनका वेट कम होता है, लेकिन जब रखते हैं तो क्या होता है, एक चेयर में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक दूसरे में फिट होते जाते हैं। अब उन्हें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हिलाना हो, हिलेंगे, थोड़ा बहुत हिल ही जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हिलेंगे। लेकिन वो लकड़ी वाले जो होते हैं नॉर्मली हमारे ऑफिस वगैरह में चेयर, उसको एक के ऊपर एक रख दीजिए, चलिए वो एक दूसरे में जाके फिट बैठेंगे तो है नहीं, उसके ऊपर सिर्फ रखे रहेंगे, धक्का मार के देखो सारे अपने आप लुढ़क जाएंगे। कब नहीं लुढ़केंगे? जब एक दूसरे के साथ प्रॉपरली फिट बैठ जाएंगे। सो द पैरा आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर क्रिस्टल फिट नेचर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड द SN1 SN2 रिएक्शन। आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि शायद बोर्ड क्लियर नहीं है, श्योरली वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था लाइट की पोजीशन की वजह से। आज कोशिश किया है कि थोड़ा क्लियर रहे, फिर भी अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर से मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो क्लियर रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।